सानू पॉइंट की हाल है अजमल जामी दुनिया वीलॉग्स में अपने नारे मस्ताना के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। कल की गुफ्तगू में आपसे इस खाकसार ने जिक्र किया था निगरान वजीर आजम की रेस में कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है। तो जो कल जिन नामों के हवाले से इस खाकसार ने बड़ी आजिज़ी के साथ अपनी राय का जो कि मालूमात पर मबनी थी इजहार किया था, मैं उस पर कायम हूँ अल्लाह के फजल से कि ये जो नाम आप सुन रहे हैं बड़े मोतबर नाम है, काबिल इज़्ज़त नाम है, अपने अपने शोबों में अपनी अपनी फील्ड में इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, बड़ा इनका नाम है, इन्होंने लोहा मनवाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम ये लोग उस रेस में नहीं है ऐसा जिस तरह से पोर्ट्रेल किया जा रहा है, जिस तरह से किसी भी चाहने वाले की लॉबी की जाती है। मैंने कल इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स का जिक्र किया, उस पर बड़ा एतराज़ सुनने को मुझे मिला, कुछ मुश्तरका दोस्तों की जानिब से, कुछ सियासतदानों की जानिब से, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से और कुछ जर्नलिस्ट की जानिब से भी कि जनाब आप खुद ऐसी महाफिल का हिस्सा होते हैं तो आप यूँ करेंगे। तो मेरा मकसद हरगिज़ दिल आज़ारी या किसी की तौहीन नहीं था, बल्कि कहना ये था कि ऑब्वियसली जब ऐसा कोई वक्त आता है तो अपनी अपनी कंपनी में या अपनी अपनी रेस में या अपने अपने कबीले में जो अप्रोप्रिएट मोस्ट कैंडिडेट आपको लगता है, आप उसकी पॉस्चरिंग करते हैं, आप उसकी लॉबिंग करते हैं कि यार ही इज़ द आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस सेटअप। तो मैंने तो सिर्फ आजिज़ाना से ये इल्तिजा की थी, किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं थी। सारी काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। खबर मैंने ये दी थी कल आपको कि जनाब जो हमारे मोहसिन बेग साहब हैं, बड़ा नाम है, मोतबर हैं, और अगर मुझसे ज़ाती तौर पर पूछें तो मुझे तो उनसे एक ताल्लुक़ है कि उनके एंसेस्टर्स जो हैं या उनकी जो हिस्ट्री है वो जम्मू जाती है, तो जम्मू की शख्सियत का मुझसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ अक़ीदत का होता है, चाहे वैसे हो या ना हो। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। नजम सेठी साहब अगेन हमारी फ्रेटर्निटी से रहे, पीसीबी को देखा, उनसे भी अच्छी याद है। तो ये दोनों के बारे में मैंने ज़िक्र किया था कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन नहीं कंसिडर नहीं हो रहे, ना ये शायद उस मुकाम तक पहुंच सकें। गौहर एजाज साहब का नाम भी कल आया आपका मामला का, उसके बारे में वाज़ेह कर देता हूँ कि वो भी नहीं है इस रेस में। कोई और रखना चाह रहा हो तो रखे, लेकिन नॉट एग्जैक्टली, नॉट लाइकली। मियां मंशा साहब किसी ने जिक्र कर दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अपना कारोबार चलता छोड़कर तो इस धंधे में आए और अपने अपने मसाइल अपने लिए पैदा करें। फिर जो खबर दी थी उसमें मैं कायम हूँ कि ये शख्सियात नहीं हैं। एक खबर और दे रहा हूँ, वो ये है कि निगरान वजीर आजम का जब नाम सामने आएगा ना आपके, उससे आप ये तयन कर सकेंगे कि 90 रोज में इंतखाब होने जा रहा है, या जो कल मैंने अर्ज की थी कि मार्च में होने जा रहा है। 6 माह और आगे जाएगा या 90 रोज में आएगा। अगर तो कोई जो नाम आम फहम से इनमें से कोई शख्स आता है, आपको लगता है कि उस तरह से इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो फिर समझ जाएं कि 90 रोज में इंतखाब हो रहे हैं। और अगर कोई नाम जो मेरा हंच है, इकोनॉमिस्ट टाइप की शख्सियत आती है, टेक्नोक्रेट टाइप की, हफीज शेख मैं एक नाम लेता हूँ मिसाल के तौर पर, ऐसी कोई शख्सियत अगर आती है तो फिर ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम खबर को शेयर करना भी है, लेकिन खबर के जो डॉट्स हैं उनको जोड़कर भी एक तस्वीर कशी करना भी एक आर्ट है, तज्जिया निगारी उसी को कहते हैं। तो जब कोई इकोनॉमिस्ट अगर कोई आता है टेक्नोक्रेट टाइप का, तो उससे मतलब ये होगा कि दिस इज गोना लास्ट फॉर लॉन्ग, मे बी मार्च तक जाए, ताकि वो जो आईएमएफ के साथ मामलात हैं वो भी इसमें डील हो जाए और फिर अगली गवर्नमेंट जो आके फ्रेश मैंडेट के साथ असर नौ उसको परसू करे। और इसलिए उस नाम पे नजर रखिएगा, नाम तयन करेगा। खबर मेरी अभी भी कायम है कि अभी नहीं जल्द हो रहा है इंतखाब, अगले बरस जाएगा, और ये जो नाम है इनमें से कोई निगरान वज़ीर आज़म के लिए शायद मुंतखब ना हो सके, नॉमिनेट ना हो सके। दो चीज़ें और थी कि जी वो मिडल ईस्ट में कुछ बड़ी सरकर्दा शख्सियात पाकिस्तान की, जो बिजनेसमैन भी, एंटरप्रेन्योर भी हैं और अहम शख्सियात हैं, वो जाके मिली हैं, बिल्कुल मिली हैं। दुबई क्या, इस्लामाबाद क्या, हर जगह जाके लोगों की मुलाकातें होती हैं जो ऊंचा मुकाम पा चुके होते हैं अपने अपनी फील्ड में। वो पॉलिटिशियंस के साथ, ज़िम्मेदारान के साथ वैसे भी चाय कॉफ़ी पे सियासी और गैर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल करते हैं। एक रीत है। मेल मुलाकातें कहाँ की गुनाह ठहरी, और मेल मुलाकातों से कहाँ हमने तय कर लिया कि फ़लाँ बंदा निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर आला होगा। तो उसमें गौहर एजाज साहब का बिलखुसूस जिक्र हुआ कि वो सरदारी साहब के बड़े करीब हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी उनकी है, वो भी मिले हैं। फिर एक और बात मैं अपने चैनल पे कह देता हूँ, जो हमारे दुनिया टीवी की जो रूह रवां हैं जनाब मियां आमिर साहब, उनका जिक्र खैर भी किया लोगों ने, हमारे कुछ दोस्तों ने भी, तो कि वो उनकी मुलाकातें भी हुई या शायद वो भी प्रॉबेबल हैं या इस रेस में है। तो मैं कैटेगोरिकली ऑफिशियली आपको कन्वे कर रहा हूँ थ्रू दिस व्लॉग, आफ्टर हैविंग फ्यू वर्ड्स विद माय मैनेजमेंट, कि ही इज़ नॉट इन द रेस
ہی از نیدر انٹرسٹڈ اینڈ نار ان دی ریس. نہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں اس عہدے کے لیے اور نہ وہ اس ریس میں آنے کے خواہاں ہیں. تو یہ تو آپ وضاحت قبول فرمائیں کہ جو میاں عامر صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، اور کسی حد تک نہیں بلکہ کوئی 99% میں گوہر اعجاز صاحب کا بھی نام لے لیتا ہوں، یہ دونوں اس ریس میں بھی نہیں ہیں اور نہ پروبیبلز میں شامل ہونا چاہتے ہیں. مشاورت، میل ملاقات ویسے ہی ایک ہماری روایت ہے، اس کا کوئی حصہ ہو تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے اور نہ اس کی بنیاد پہ قیاس رائے کی جا سکتی ہے. تو اس لیے یہ قصہ یہاں تمام ہوا. نام پہ نظر رکھیں، نام تعین کرے گا کہ 90 دن میں ہے یا پھر 6 ماہ، اگلی گیم پہنی ہے مارچ تک. دوسری بات آ جاتی ہے جی جو توشہ خانہ کا معاملہ تھا، وہ تو خیر واپس بھیجا انہوں نے ٹرائل کورٹ کو کہ 7 دن میں اس کو ڈیسیژن کریں. لیکن جو نیب آرڈیننس میں رات یہ ترامیم ہوئی ہیں نا، ان پر گہری نظر رکھیں، ان کو پڑھیں کہ یہ کیا ہے. میں جناب ہمارے سینئر استاد بھی رہے، جرنلسٹ بھی عامر الیاس رانا صاحب، ان کی رائے سے 100% متفق ہوں، اس لیے اسے سمیٹ رہا ہوں. ان کا یہ ماننا کہ یہ نیب کا نیا جو آرڈیننس ہے رات گئے جو ہے، یہ اصل میں توشہ خانہ کے تحائف کو سامنے لانا ہے اور اس سے اسے نٹ کرنا ہے. ہی از 100% رائٹ. کیونکہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا یا دینا جرم قرار دیا گیا ہے. کسی شخص کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا اختیار بھی دیا گیا ہے، یہ ذہن میں نقطہ ضرور رکھیں. اور وعدہ معاف گواہ اپنی گواہی مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کروائے گا. اگر وعدہ معاف گواہ نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو اس کی معافی منسوخ ہو جائے گی. یہ آرڈیننس کہہ رہا ہے معافی منسوخ ہونے کی صورت میں وعدہ معاف گواہ کی گواہی اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکے گی. مقدمہ جھوٹا اور بدنیت پہ بنایا جانا ثابت ہونے پر 3 سال کی قید ہو سکے گی. باقی وہ حراست کے قوانین اور دیگر چیزیں آپ ٹکرز میں اور نیوز بلیٹنز میں دیکھ چکے ہیں. لیکن یہ تھا کرکس جس کی بنیاد پہ میں ان کی رائے سے سہمت ہوں کہ یہ توشہ خانہ کے معاملات کو، تحائف کو سامنے لانا اور اس سے نتھی کرنا ہے، اسی لیے رات کی یہ ترامیم ہوئی. ایک بات کل میں نے اور آپ سے عرض کی تھی کہ یہ جو پی ٹی اے چیئرمین سابق نظام خان صاحب کا معاملہ ہے، جو حکومتی حلقے یا ان کے چاہنے والے اکثر پوچھتے ہیں جی کدوں اندر ہوں گے یا کدوں سزا ہوئے گی. جو بھی جائز بنتا ہے قانون کے مطابق وہی ہونا چاہیے. ہم تو کسی ناجائز چیز کے حق میں کبھی نہیں رہے. لیکن میں نے یہ پیشن گوئی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ نگران سرکار کے عہد میں پایہ تکمیل تک پہنچے گا، کیونکہ یہ سیاسی حکومت مزید اپنے ذمے کوئی بار اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی. آج لیے نہیں، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.